Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will explain rest part of the sample paper second. So, I will discuss from question number 5 because we have discussed till question number 4. So, in question number 5, you will get any 10 questions and you have to attempt any 8 out of that 10 questions. So, first question, how did the experience at YMCA swimming pool affect Douglas? This question has been taken from the chapter Deep Water by William Douglas. इसमें जो विलियम डगलस है वो YMCA स्विमिंग पूल में डूब जाता है, तो उस एक्सपीरियंस के बाद उस एक्सपीरियंस का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ही बिकेम कॉन्फिडेंट ऑफ स्विमिंग। नहीं, स्विमिंग के बाद उसके माइंड में हाइड्रोफोबिया डेवलप हो गया था, उसे पानी से डर लगने लग गया था। सेकेंड ऑप्शन, ही बिकेम फियरफुल ऑफ स्विमिंग। यस, दिस ऑप्शन इज राइट कि उसे स्विमिंग से डर लगने लग गया था। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ही हैड नो एक्सपीरियंस एट YMCA। नहीं, ये सही नहीं है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस था, वो डूब गया था, ये उसका YMCA में एक्सपीरियंस था। ही हैड ए गुड इफेक्ट ऑन हिम। नो, तो हमारा बी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू डेरी। वो स्टेटमेंट चूज करनी है जो डेरी के लिए सही नहीं है। ही लव्ड मीटिंग मिस्टर लैम्ब, ये स्टेटमेंट ही यही इसका आंसर होगा क्योंकि उसे डेरी से मीटिंग का लव्ड नहीं था, वो एक ही बार मिला था उससे। ही डिडेंट हैव एनी सेल्फ वर्थ, ये तो ट्रू है क्योंकि उसके अंदर बहुत से नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस आ गए थे, इस वजह से। ही हैड ए बर्न्ड फेस, ये भी सही है। ही थॉट नो वन लव्ड हिम, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वट डज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मीन? थर्ड क्वेश्चन में कि जो अंकल की वेडिंग बैंड थी उसका वेट आंट जेनिफर के लिए बहुत ही मैसिव था, इसका मतलब क्या था? दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सिक्स्थ आंट जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रिन रिच। इसमें एड्रिन रिच है, वो एक फेमिनिस्ट थी, वो वुमेन राइट्स के फेवर में थी। इसमें एक मैरिड वुमेन के बारे में बताया हुआ है कि कैसे उसने अपनी लाइफ के बहुत ही बिटर एक्सपीरियंसेस को फेस किया है। इसमें मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें आंट जेनिफर के थ्रू ये बताया हुआ है कि कैसे एक वुमेन है वो मेल के थ्रू टॉर्चर्ड है। तो यहाँ पे जो वेडिंग बैंड है जो कि अंकल ने आंट को उनकी मैरिज के टाइम पे दी थी, उसका वेट आंट जेनिफर के लिए बहुत ही मैसिव मीन्स हैवी क्यों है? फर्स्टली इस स्टेटमेंट पे हाइपरबल डिवाइस का यूज हुआ है। अब ऑप्शंस को देखते हैं। इट मीन्स दैट आंट जेनिफर इज ट्रैप्ड इन जेंडर ऑपरेशन। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। इट मीन्स दैट द बैंड गिफ्टेड बाई अंकल टू आंट इज वेरी हैवी। रियल में वेडिंग बैंड हैवी नहीं थी, तो ये ऑप्शन राइट नहीं है। नेक्स्ट, इट मीन्स दैट आंट जेनिफर इज फ्री। नो, शी वॉज completely dependent on her husband. She was not free. She was exploited by her husband. Next, it means that Aunt Jennifer doesn't like to have children. इसमें चिल्ड्रन का तो कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास कंपेयर्स हर मदर टू द लेट विंटर्स मून इन द पोएम माई मदर एट 66। फर्स्ट पोएम हमारी माई मदर एट 66 है जो कि कमला दास ने लिखी हुई है। इसमें कमला दास अपनी मदर का कंपैरिजन लेट विंटर मून से करती है। विद रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ट्रू? इस स्टेटमेंट की रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? जो ट्रू नहीं है वो हमें बतानी है। द मदर वॉज ग्रोइंग ओल्ड,
This is right statement because in this poem her mother is as old as she could. The poet was fearful of her mother's passing away. This is also right. The poetess had a fear of losing her mother. Third option, the poet wanted her mother to be forever young. दिस इज राइट ऑप्शन। इसमें ये बताना है कि नो ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसमें क्या था कि उसकी जो मदर है वो हमेशा यंग रहे, ऐसा पोइटेस नहीं सोचती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर 2 लोस्ट स्प्रिंग से, राइटर अनीश जंग। इस चैप्टर में 2 स्टोरीज हैं, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी एंड सेकेंड स्टोरी इज आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। तो सेकेंड स्टोरी में फिरोजाबाद का रोल है और फिरोजाबाद फेमस किस लिए है, फॉर बैंगल्स। तो फर्स्ट है इट्स रैग पिकर्स। इस फिरोजाबाद में रैग पिकर्स का कोई भी रोल नहीं है, बैंगल मेकर्स का रोल है। सेकेंड ऑप्शन इट्स ओल्ड मोन्यूमेंट्स। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि मोन्यूमेंट्स का भी यहाँ पे कोई भी रोल नहीं था। इट्स बैंगल्स, यस दिस इज राइट आंसर। इट्स काइट्स, काइट्स का तो कोई रोल नहीं था, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक जैक्सन आस्क इवांस टू रिमूव पिनअप्स फ्रॉम द सेल। ये क्वेश्चन लिया गया है इवांस, टाइस एंड ओ लेवल से। इसमें जैक्सन इवांस से कहता है कि जो पिनअप्स हैं उनको उतार दिया जाए। पिनअप्स में क्या था कि वुमेन, कुछ नेक्ड वुमेन थी, उनकी पिक्चर उस रूम में लगी हुई थी। तो जैक्सन जब एग्जाम होता है इवांस का तो इस टाइम से उसे कहता है कि उन पिक्चर्स को उतार दिया जाए। तो क्यों कहता है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू वाइट वॉश इवांस सेल, क्योंकि वो इवांस के सेल को वाइट वॉश करवाना चाहता है। नो, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू शिफ्ट इवांस टू अनदर सेल, वो इवांस को दूसरी सेल में शिफ्ट करवाना चाहता है। नो, बिकॉज ही वॉन्ट्स इवांस टू बी डिसिप्लिन्ड, इवांस को डिसिप्लिन्ड करना चाहता है। नो, बिकॉज समवन वॉज पोज्ड टू विजिट इवांस सेल फॉर इन्विजिलेशन, कोई इवांस की सेल में इन्विजिलेशन के लिए आने वाला है, इसलिए वो और वो एक सेंट, वो एक पार्सन है एक चर्च का, इसीलिए वो चाहता है कि उन पिनअप्स को वहाँ से उतार दिया जाए। दिस ऑप्शन इज राइट। और वो इन्विजिलेटर होता है मैकलेरी, जो कि रियल में वो इवांस का फ्रेंड ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्लियर दैट द स्पीकर इन आंट जेनिफर्स टाइगर्स फेल्ट हर मैरिज वॉज फुल ऑफ सप्रेशन। इसका राइट आंसर होगा कि जो स्पीकर है आंट जेनिफर में, वो अपनी मैरिज को क्या समझती थी, फुल ऑफ लव तो हो ही नहीं सकता, फुल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये भी सही है, फुल ऑफ सोरोस एंड फुल ऑफ सप्रेशन। इस फुल ऑफ सप्रेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटीज को इन्वॉल्व कर लिया, टॉर्चर को भी इन्वॉल्व कर लिया, सो डी ऑप्शन इज राइट। अगर यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं होता तो हम इस पे बी ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब हिमसेल्फ। चार्ली अपने आप को डिस्क्राइब कैसे करता है। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम चैप्टर 1 द 3rd लेवल विस्टाज बुक से, राइटर नेम जैक फिनेम। इसमें चार्ली अपने आप को बताता है कि ही इज़ एन ऑर्डिनरी गाय ऑफ 31 ईयर्स ओल्ड। तो इसके ऑप्शंस को देखते हैं। एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी 31 ईयर्स ओल्ड गाय, वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गाय बताता है 31 ईयर्स का, नहीं वो ऑर्डनरी गाय बताता है अपने आप को। सेकेंड, एज एन ऑर्डनरी 31 ईयर्स ओल्ड गाय, यस सेकेंड ऑप्शन इज राइट। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। एज एन ऑर्डनरी 30 ईयर्स ओल्ड, उसकी एज 31 थी, तो 30 का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट, एज एन ऑर्डनरी 33, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड गांधी जी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। अब पहले तो लैंडलॉर्ड्स को क्या लगा था, इंडिगो चैप्टर का क्वेश्चन है ये, पहले तो लैंडलॉर्ड्स को ये लगा कि गांधी जी वापस मांगेंगे बट 100%। अब गांधी ने डिमांड कितने की, 50% की,
और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि वो 25% देंगे, और गांधी जी 25% पे एग्री हो गए। क्यों, ये क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शंस को देखते हैं। इन ऑर्डर टू अपीज द ब्रिटिश, नहीं। इन ऑर्डर टू अपीज द लैंडलॉर्ड्स, उनको खुश करने के लिए, नहीं। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू ब्रेक द डेडलॉक बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स, जो पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड थे उनके बीच का जो डेडलॉक था उनको तोड़ने के लिए वो 25% पे एग्री हो गए थे। तो गांधी के अकॉर्डिंग उन गांधी को ये लगा था कि जो मनी है वो लेस इम्पोर्टेंट है, जो प्रेस्टीज ऑनर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले लैंडलॉर्ड्स अपने आप को गॉड से भी सुपीरियर समझ रहे थे, लेकिन अब वो कुछ देने को एग्री हो गए, अब वो झुक रहे हैं उनके सामने, इसलिए गांधी 25% पे एग्री हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज पोइट डिस्क्राइब द ओल्ड एज ऑफ हर मदर, पोइट अपनी मदर की ओल्ड एज को कैसे डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पे पोइट अपनी मदर की एज को डिस्क्राइब करने के लिए लेट विंटर मून का एग्जाम्पल लेती है। तो ऑप्शंस में एज अर्ली विंटर मून, नहीं। एज लेट विंटर सन, सन का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि सन तो फुल ऑफ एनर्जी होता है इसलिए। एज अर्ली विंटर सन, नो। एज लेट विंटर्स मून, यस। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हम वीडियो में ओनली लिटरेचर पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिटरेचर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी 6 क्वेश्चन गिवन होंगे, उनमें से कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कन्वेड थ्रू 2 स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट चाइल्डहुड इन द लेसन लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट स्प्रिंग में 2 स्टोरीज हैं, वो क्या मैसेज कन्वे करती हैं। तो यहाँ पे चैप्टर का टाइटल है स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब है चाइल्डहुड। द लेसन लोस्ट स्प्रिंग टॉक्स अबाउट हाउ द चिल्ड्रन of so many poor children is being taken away due to poverty and other circumstances. Thousands of sahibs and mukesh are forced to lead a miserable life and face exploitation. This lesson tells us how poverty and traditions compel children to work in the most inhumane and hostile conditions. क्योंकि इसे बताया हुआ कि कैसे जो चिल्ड्रन, जो उनकी एज होती है फ्री रहने की, एजुकेशन गेन करने की, उस एज में वो बच्चे हैं, वो अपनी ट्रेडिशन की वजह से या फिर पॉवर्टी की वजह से वो कैसे काम करने को फोर्स है, ये सब इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब डगलस कंडीशन व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। जब डगलस को उसमें पूल में फेंक दिया गया तो उसकी कंडीशन बतानी है, वो कैसा फील कर रहा था। वो पैरालाइज्ड फील कर रहा था, वो पानी की हवा की जगह पानी स्वेलो कर रहा था, उसे ही वॉज गेटिंग डिजी, उसे चक्कर आने लग गए थे, तो कैसा वो फील कर रहा था, वो फेंट, और लास्ट में वो फेंट हो गया था। तो ये सब कंडीशन उसकी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स एंड हाउ डिड द चंपारण एपिसोड चेंज इट। जो पीजेंट्स की जो कंडीशन है वो बतानी है, और चंपारण एपिसोड से इनके अंदर क्या चेंजमेंट आई। अब पहले जो चंपारण एपिसोड में जो पीजेंट्स थे वो कैसे थे, दे वर वेरी बैड कंडीशन, दे वर वेरी एक्सप्लॉइटेड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, they were poor and thus exploited by British state of owners. They couldn't raise their voice against them because of fear. They were fear stricken. However, after the Champaran episode, the peasants realized that they had their own rights. They also said their fear and learned to be courageous to demand their right. Now they become confident. Next question, why is the class dim in the poem an elementary school classroom in a slum? What does it signify?
कि जो सेकंड पोएम हमारी है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इसमें क्लासरूम डिम था, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। द डिम क्लास इन द पोएम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम refers to the classroom which is dark because there is no proper arrangement of light. Classroom was dark and dingy because nobody cares for the basic facilities in a slum school. The word dim here can also be implied to signify dark future of the slum children. Next question, question number 5th. What do the parting words of the poet and her smile signify? ये पोएम है माई मदर एट 66। इसमें जो पार्टिंग वर्ड्स थे सी यू सून अम्मा, दीज पार्टिंग वर्ड्स वर स्पोकन बाई पोइटेस कमला दास टू हर मदर when she was separating from her mother, and these parting words suggest hope and sorrow. The parting words of the poet are used by her to reassure her mother that they would meet again. It is also a reassurance to her own self. ये पार्टिंग वर्ड से मदर को भी रीएश्योर करते हैं, उसको खुद को भी रीएश्योर करते हैं कि दोबारा से वो मिलेंगे। The poet uses her smile to hide her real sad feelings. Actually, she was not very happy, but she smiles towards her mother because by doing this she wants to make her mother happy. She wants to hide her real sad feelings. Next question. Aunt Jennifer's efforts to get rid of her fear proved to be futile. Futile means useless. Aunt Jennifer के जो efforts थे वो useless थे। कैसे? ये आंट जेनिफर्स टाइगर्स में से लिया गया है, एड्रिन रिच इसके पोइट हैं। आंट जेनिफर फेस्ड ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन हर मैरिड लाइफ। नाउ शी वांटेड टू बिकम ब्रेव लाइक टाइगर्स, बट ऑल ऑफ हर एफर्ट्स प्रूव टू बी फ्यूटाइल सिंस शी वुड नेवर बी एबल टू रियलाइज हर ड्रीम्स. She would die eventually without getting any justice, and this reflect that male domination will continue. Now question number 11th. इस क्वेश्चन में 3 पार्ट गिवन होंगे अकॉर्डिंग टू 2 marks and you have to attempt any 2. For what purpose were the question paper and the correction slip served? This question has been taken from the chapter Evans tries an O-level, written by the writer Colin Dexter. इसमें जो करेक्शन स्लिप होती है और क्वेश्चन पेपर, इनका क्या पर्पज होता है? तो इनका पर्पज होता है टू फाइनलाइज द डिटेल्स ऑफ द प्लान ऑफ एस्केप एंड पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू इवांस. फर्दर इट ऑल्सो बिकेम द मीन्स to make the authorities believe that the invigilator was McLeary. Next, it's all relative, Beauty and the Beast. What does Mr. Lamb mean by this statement? ये statement है on the face of it से. तो इसमें by this statement Mr. Lamb means to say that different people have different viewpoints to look at the same thing. हर किसी का किसी भी चीज़ को देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हो सकता है कि सामने वाले को वो चीज़ बहुत ही बेकार लगती हो, तो सभी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो डिफरेंट होता है. सम फाइंड वन थिंग ब्यूटीफुल, अदर फाइंड इट अगली. इट ऑल डिपेंड्स ऑन वंस आउटलुक एंड एटीट्यूड. It is therefore important to adopt a positive attitude to everything in life, just like the princess. इसमें जो प्रिंसेस होती है ब्यूटी, वो एक मॉन्स्टर्स, एक राक्षस से लव करती है क्योंकि उसको उस मॉन्स्टर्स में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव लगा होगा, उसका मॉन्स्टर के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड था, इसीलिए उसने उसको लव किया. तो हमारा भी एक प्रिंसेस की तरह है कि कोई चीज़ बहुत ही बेकार दिखती हो, हम फिर भी उसमें पॉजिटिव फाइंड करें, ये एटीट्यूड होना चाहिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड लुइसा चार्लीज वाइफ बिलीव दैट द थर्ड लेवल वॉज ए रियलिटी। अब लुइसा पहले बिलीव नहीं करती थी कि रियल में थर्ड लेवल है। पहले तो वो परेशान थी अपने हस्बैंड के लिए, और बाद में लुइसा ही अपने हस्बैंड के साथ थर्ड लेवल को सर्च करती है। क्यों? लुइसा, लाइक चार्लीज फ्रेंड, बिलीव्ड whatever explanation the psychiatrist friend had given। पहले लुइसा को भी यही लगता था कि चार्ली है वो अपनी लाइफ की वरीज से बचने के लिए थर्ड लेवल को इमेजिन करता है। बट लेटर व्हेन शी रिसीव्ड ए मेल फ्रॉम सैम, लेकिन बाद में जब उसे सैम से मेल रिसीव हुई from the old Gettysburg, Louisa believed that Charlie was true to his claims and even began to search for the third level with him। उसके बाद वो भी अपने हस्बैंड के साथ थर्ड लेवल को सर्च करना शुरू कर देती है। तो अब तक ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लॉन्ग फर्स्ट क्वेश्चन, द पैडलर स्टोरी स्पीक्स ऑन ए जनरल लेवल टू सोसाइटी। पैडलर की जो स्टोरी है वो सोसाइटी का जनरल लेवल है। अर्जिंग मीन्स रिक्वेस्टिंग फॉर ए डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स दोज मैलिग्नाइज्ड इंडिविजुअल्स हु कैन बी रिडीम्ड बाई कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इन द लाइट ऑफ द स्टोरी द रेड ट्रैप mentioned how do you think society can help individuals, especially juvenile delinquent, from falling prey to petty crimes। petty crimes मीन्स छोटे मोटे क्राइम करने से, चोरी कर ली, इस टाइप के, एंड बैड हैबिट्स। अब यहाँ पे द रेड ट्रैप स्टोरी की हेल्प से ही बताना है कि हम सोसाइटी में जो ऐसे लोग हैं जो क्राइम करते हैं, छोटे मोटे क्राइम या फिर जिनके अंदर बैड हैबिट्स हैं, हम अपने लेवल पे उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। चैप्टर की हेल्प से कैसे, कि जैसे एक चैप्टर में पैडलर है वो चोरी करता था, वह तो एडला ने उसे लव सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उसको चेंज किया। तो वैसे ही हम भी अपने लेवल पे किसी को समझ के उसके लिए एम्पैथी एटीट्यूड अडोप्ट करके हम उसके अंदर चेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फेमिनिज्म रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजीज that advocate women's right and seeks to establish equal opportunities for women in all spheres। spheres means field, कि वुमेन है उनको भी मैन के इक्वल ही हर फील्ड में इक्वलिटी दी जानी चाहिए। डिस्कस करना है ये विद द रेफरेंस टू आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये हमारी पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो इसके थ्रू स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है कि कैसे इस पोएम में आंट जेनिफर है वो एक्सप्लॉइटेड थी, वो फ्री होना चाहती थी। प्रेजेंट टाइम है, उस टाइम में मेल डोमिनेशन बहुत ही ज़्यादा है, कैसे है, ये सब इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक डॉक्टर सदाओ फाइनल डिसीजन वॉज द बेस्ट पॉसिबल वन ऑफ द सर्कमस्टेंस। Circumstance means situation. This question has been taken from the chapter The Enemy by Pearl S. Buck। इसमें डॉक्टर सदाओ का जो फाइनल डिसीजन था टॉम को भेजने का, उसके लिए बोट अरेंज करना, उसके लिए फूड ब्लैंकेट ये सारा सामान रखना और उसको अपनी फ्लैश लाइट देना, तो क्या ये सब सही था तो क्यों, और नहीं था तो क्यों नहीं था। उसका ये सोल्यूशन सही था क्योंकि इसके थ्रू वो एक चीटर भी नहीं कहलवाया और साथ साथ उसने एक ह्यूमैनिटी का मैसेज भी कन्वे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेम सिचुएशन कैन बी व्यूड थ्रू टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हाउ डज शुड विजार्ड हिट मम्मी एस्टेब्लिश दिस पॉइंट थ्रू द व्यू ऑफ जैक एंड जो। कि कोई भी एक सिचुएशन है उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, मीन्स सभी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। कैसे, इसको शुड विजार्ड हिट मम्मी के थ्रू प्रूव करना है कि इसमें शुड विजार्ड हिट मम्मी में क्या था, अडल्ट्स व्यू और चाइल्ड्स व्यू, ये दो एक्सप्लेन कर रखे हैं कि अडल्ट्स व्यू होता है वो कैसा होता है,
वो होता है प्रैक्टिकल बेस्ड, रियलिटी बेस्ड एंड ए मैटर ऑफ फैक्ट ड्यू टू द न्यूमरस एक्सपीरियंसेस। क्योंकि जो अडल्ट होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस से बताते हैं, तो उनका वर्ल्ड है वो प्रैक्टिकल होता है, उनको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं इसलिए। लेकिन एक चाइल्ड का व्यू होता है वो कैसा होता है, उनका जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ इमेजनरी, फुल ऑफ ड्रीम्स होता है। अब यहाँ पे पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए कि उनको उनके बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत, या फिर जो चिल्ड्रन होते हैं उनको फ्रीडम दी जानी चाहिए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। इसमें जैक के अकॉर्डिंग तो ये था कि पेरेंट्स आर रियल वेल विशर ऑफ देयर चिल्ड्रन, लेकिन जो के अकॉर्डिंग रोदर स्कंक मीन्स बच्चे को फ्रीडम मिलनी चाहिए कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो चैप्टर की हेल्प से इसको प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। कंप्लीट इसको रीड करना है, राइट करना है। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना।